मिलना है, ये तय था। तो बहरहाल लोग डरे हुए थे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हल्का कर दिया मोदी साहब ने, और मुझे लेकर गए अपने कमरे में। मुझे अभी तक याद है, स्विंग था, स्वीट था उसमें, स्विंग था, उसमें बिठाया, और जो सारे बड़े बड़े हिंदुस्तान के, मैं नाम नहीं लेता, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सब थे। तो मैंने शुरुआत में मोदी साहब को 2 बातें पूछी। मैंने कहा, सर आपके पास वक्त कितना है मेरे लिए? तो मोदी साहब ने कहा, जब तक तुम्हारे सारे सवाल और तुमको तसल्ली बख्श जवाब न मिल जावे तब तक। फिर मैंने दूसरा सवाल ये पूछा कि सर आप, उस ज़माने में वो 5 करोड़ गुजराती की बात करते थे, अभी बाद में 6 करोड़ बोलते थे, और अब 135 करोड़ हिंदुस्तानी। तो मैंने कहा, सर आप 5 करोड़ जो गुजराती की बात करते हो, तो वो 5 करोड़ में हम 50 लाख हैं या नहीं है? नहीं है तो फिर कोई बात नहीं भाई, हम सेकंड क्लास हैं। तो तुम मेरे हो, उस पर मोदी ने मुझे 20 मिनट तक लेक्चर दिया वहीं, कि तुम मेरे हो। बोले मैं, और बोलते गए, ये लाया मैंने साबरमती का पानी, बिल्कुल तुम मेरे हो, मैं तुम चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी हूँ, वोट मत दो ठीक है, लेकिन अब तो मैं चीफ मिनिस्टर तुम्हारा भी, और मैं तुम्हारा हूँ। तो यहाँ से हमारी बात शुरू हुई, और फिर हमने बड़ी, इट वॉज मतलब नो होल्ड्स बार। हम उनको बोलते गए, आपने ये किया वो किया, जो सारे इल्ज़ामात उन पर थे, वो कहने लगे नहीं ये गलत है, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, ये है। अच्छा, मैं तो फिर भी मोदी साहब को मोदी समझ के बात करता था, यानी यार कि डर भी था कि भाई मेरा तो घर बार है वहाँ अहमदाबाद में, वापस जाना भी है। मौलाना ईसा मंसूरी साहब तो बिल्कुल, और रजत जी मुझे कहते थे कि यार मौलाना ईसा मंसूरी ने तो मोदी की क्लास लगा दी थी। बड़ी बात यह है कि भाई एक होता है ना, अब मैं 2 बातें कहूँगा, आप कहोगे हाँ चलो जफर भाई ठीक है। मोदी साहब सुनते रहे, यानी मौलाना ईसा मंसूरी नॉन स्टॉप 35 मिनट तक सुनाई उन्होंने, इंसाफ पर और उस पर, और मोदी साहब सुनते रहे उनकी बात को, और हमने जो भी उनको कहा सब बराबर सुनते रहे, जवाब देते रहे। अच्छा, जो उन पर इल्ज़ाम था कि भाई उनको ज़रा भी सदमा नहीं है, हमारे सामने दिखाया उन्होंने कि बहुत गमगीन थे इस पर, जो हुआ उस पर। मुझे आखिर में अच्छा बीच में मुझे याद है, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, वो यूँ घड़ी देख रहे थे, क्योंकि भाई ने आए हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, अब 1-1.5 घंटा हो गया था। मोदी साहब ने उसको कहा बैठ जा, अभी क्या नहीं जवानों, अभी कहीं जाना नहीं है, इनके साथ बैठे हैं। तो बहरहाल होती गई। फिर आखिर में मुझे उन्होंने ये कहा कि अच्छा चलो सब बात छोड़ो, लेट्स कम टू ब्रास ट्रैक्स। अभी क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? कौन सी ज़मीन है या कब्रिस्तान है मुसलमानों की जो हिंदुओं के कब्जे में है? कौन मुसलमान है कि जिसको कॉम्पनसेशन नहीं मिला हो? अभी क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। तो मैंने कहा सर हम तो ये समझ के आए थे, पता नहीं आप 5 मिनट देते 10 मिनट, हम तो कुछ मेमोरेंडम में नहीं लेके आए थे भाई, हम तो थे ही नहीं ना सियासी लोग जो नॉर्मली जाते हैं, हम तो पता नहीं आप ये दोगे, हमारे पास तो कुछ वो है नहीं। यूँ करके यूँ पेपर पे लिखा, भले ये मेरा नंबर है, मोदी 24/7 अवेलेबल है। अब आप बताइए कि वो आदमी ने मेरी पूरी बात सुनी, गम था उसको, और हाँ ये देयर कैन नॉट बी पीस विदाउट जस्टिस, आंखों में आंखें डालने का मौका आया। मैंने कहा एक वक्त में, मैंने कहा कि सर आप यहाँ हैं, क्योंकि हाँ हमने हमारे पहले उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया था ब्रिटिश यूनिवर्सिटी, इसलिए कि वाइब्रेंट गुजरात के लिए आए थे, तो वो मैंने थोड़ा देखा, तो मैंने उस पर उनको शुक्रिया अदा किया कि मैंने आज तक जिस तरह से आपने जो प्रेजेंटेशन किया गुजरात का, तो मैंने आज तक किसी चीफ मिनिस्टर को या किसी हुकूमत वाले को नहीं देखा इस तरह का, ये लेवल का, जो उनका पूरा जिस तरह से उन्होंने पावर पॉइंट पे जो एक स्लाइड के साथ किया था। तो मैंने कहा सर आपने बहुत ज़बरदस्त किया, क्या आपको लगता है कि इस पर आपकी सड़कें बहुत अच्छी हैं, आपका गवर्नेंस बहुत अच्छी है, पावर बहुत अच्छा है, क्या इसी पर लोग गुजरात में लगाएंगे या और भी कुछ चाहिए उनको? तो फ्रेंच विंडो थी और हाइड पार्क दिखता था। बोले नहीं, मोदी साहब ने कहा, बोले जैसा अमन है ना यहाँ इंग्लैंड लंदन में, बोले ये भी चाहिए। तो मैंने कहा, फिर मैंने वहाँ कहा, मैंने कहा सर कैन देयर बी पीस विदाउट जस्टिस, क्या इंसाफ के बगैर अमन हो सकता है? तो मोदी साहब ने कहा कि बिल्कुल नहीं हो सकता, और मोदी वादा करता है इंसाफ भी होगा और ये रिपीट नहीं होगा, ये मोदी वादा करता है। और दोनों में मोदी साहब सही रहे, इसलिए कि पहली मर्तबा गुजरात के फसाद में, ये 2002 के बाद 425 हिंदुओं को जेल में गए और कम से कम 90 हिंदुओं को सजा हुई, एक से एक 30 मार खां थे जिनको सजा हुई, बड़े नेता थे, बड़े बड़े लोगों को हुई सजा, बड़े बड़े पुलिस वाले अंदर गए जेल में,
वो अलग बात है 9 साल 10 साल के बाद, लेकिन यार इससे पहले कभी भी किसी को सजा ही नहीं हुई थी। तो जब ये बात थी तो फिर मुझे लगा यार अब मैं इस आदमी से क्या लड़ाई लड़ूं, बताइए। और लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या निकाल दिया, 2.5 घंटे में क्या डील की ने कितना किया, और जैसे पता नहीं मैं बिक गया, और हाँ क्या क्या मेरे ऊपर। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल तय था मेरे अंदर में कि यही रास्ता है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, और यही टेम्पलेट होगी अब आइंदा। कहीं भी मुसलमानों का या किसी का भी मसला होगा, आपको उसी से बात करनी पड़ेगी जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हो। ये मुझे उस दिन तय हो गया कि अब आप मुसलमानों को, चाहे फिर पैलेस्टाइन हो, चाहे कोसोवा हो, चाहे कहीं भी हो, यही रास्ते पर आपको जाना पड़ेगा। फिर आपको उसके बाद अफसोस हुआ कि जो सब किया था कैंपेन वगैरह, नहीं, यू स्टिल स्टैंड बाय दैट कि जो किया था ठीक है, वो एक था। और मुझे अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि मैं अपने पैसों से लड़ा था, मैंने किसी से चंदा नहीं किया था। फिर क्या हुआ कि जब ये नंबर तो दिया था मोदी साहब ने, अब हमारी तो जेब में, अच्छा उसके बाद तो मुझे 1100 हेट मेल आए, और मेरे से बड़ा काफिर शायद 1400 साल में कोई नहीं गुजरा था। मैंने बर्दाश्त किया सब चीज, तो मुझे लगा कि यही सही रास्ता है। उसके बाद ये हुआ कि अब हम तो कोई रास्ता नहीं रहा। 2 महीने के बाद मैं M1 जो है वहाँ का बहुत ही मशहूर फ्रीवे, उस पर जा रहा था और मेरी जेब में से ये नंबर निकला। तो मैंने कहा यार आज तक तो किसी चीफ मिनिस्टर ने हमारा फ़ोन उठाया नहीं है, लाओ ट्राई करते हैं, नंबर दिया है इन्होंने। तो मैंने फ़ोन किया। तो जब फ़ोन किया तो उनके ऑफिस में पूछा भाई कौन है, तो मैंने कहा मैं ज़फ़र सरेश वाला। कौन? मैंने कहा बस इतना है, और मोदी साहब मुझे जानते हैं और मैं इंग्लैंड से बोल रहा हूँ, और बस कोई काम? मैंने कहा नहीं काम तो कुछ नहीं है, उनसे कहना अगर वो वक्त हो तो बात कर लें। मैं समझा पता नहीं। 2 घंटे में फ़ोन आया मोदी साहब का खुद, और कहा यार तूने तो बड़ी देर कर दी, मैंने तो तेरे को नंबर अगस्त में दिया था, तूने अक्टूबर कर लिया। तो मैंने कहा सर मैं तो ये समझता था पता नहीं हमारा कोई फ़ोन उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो कहा यूँ नहीं, तुम यहाँ कब आते हो, तुम यहाँ हो और बात करते हैं। तो मैं तो 2-2.5 साल से लड़ाई की वजह से मैं हिंदुस्तान भी नहीं जा पाया था। फिर मैं गया और पहली मुलाकात हुई, और वहाँ मेरे साथ लोग आए और उनका कोई मसला था, मुझे याद है हिम्मतनगर वालों का। वहीं मोदी साहब ने फ़ोन किया और उसको निपटाया। तो इनिशियली ये होता था कि लोग इंडिया से मुझे लंदन फ़ोन करते थे, मैं उधर से इनको फ़ोन करता था, और मसले जो उन्होंने कहा था ना भाई, ये एक बात कही थी कि मैं तुम्हारा भी चीफ मिनिस्टर हूँ, भले वोट मत दो मुझे, यार अपना काम तो करवाओ मुझसे। तो ये एक सिलसिला बना, और ये फिर मुझे लगा कि, और मैं एक किस्म का आई बिकेम अ ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटी एंड मोदीज एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं बहुत ईमानदारी से और बिल्कुल इंसाफ से कहूँगा कि वो जो गुजरात में 11 साल, उसके बाद फिर मैं हिंदुस्तान वापस आ गया। मुझे लगा कि यार, क्योंकि फिर वो इतने काम आ गए कि मैंने अपनी रेसिडेंसी छोड़ दी। तो मैंने तो इंग्लैंड का वीज़ा छोड़ा है ना। मुझसे लोग सवाल करते हैं यार इंग्लैंड के लिए लाइन लगती है, अगर कोई इमाम साहब को भी मिलता हो ना ग्रीन कार्ड तो जाएंगे, मैं तो वो छोड़ के आया हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि, और वो 11 साल जो 2003 से 14 तक, मैं 2005 में जब मैं वापस आ गया, मुसलमानों के मसले हम लेके जाते थे और सॉल्व। मुझे एक बार याद है कि हमने कहा कि यार ये डेवलपमेंट जैसे शुरू हुआ, जो ये इनका सबसे पहले ये जो रिवर फ्रंट, तो उस वक्त ये था कि पता नहीं मुसलमान इलाकों में रिवर फ्रंट नहीं आएगा। आया, हर इलाके को आज टच करता है, जितनी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वो सब करता है। इतना हुआ कि देखिए गुजरात का मुसलमान जो है ना, उसको अब मोदी से कोई ऐसा वो नहीं है। 2012 का जो इलेक्शन हुआ जिसमें मोदी साहब तीसरी बार जीत कर आए, तो 30% मुसलमानों ने मोदी को वोट किया है। उसके बाद 2014 में जितने मुसलमानों के वोट मिले वाजपेयी साहब को नहीं मिले थे। तो वो मोदी साहब, यानी मुसलमानों को जो प्रॉब्लम था ना वो बीजेपी से था, मोदी से नहीं था। अभी भी जो प्रॉब्लम है वो बीजेपी से ज्यादा, या बीजेपी के वो जो एक उनकी जो वो बयानबाजी करने वाले नेता जो हैं उनसे, मोदी साहब से नहीं था। तो उन्होंने काम मुसलमानों के बहुत किए। मैं कम से कम 7 साल में, यानी 2005 से लेकर 9 साल में, मैं कम से कम 250 ग्रुप्स को अपने मसलों को लेकर मोदी साहब के पास गए हूं, और ऐसे ऐसे काम किए। मुझे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जब हम एक मसले को लेकर गए तो मुझे कहने लगे, बोले कांग्रेस का कोई चीफ मिनिस्टर पहली बात तो इतना वक्त नहीं देगा मुसलमानों को, और जो मोदी ने किया ये पॉसिबल ही नहीं है कि कर सकता है। तो वो वही फिर 2014 में आए, और तो
मैं देखिए, मेरा रिश्ता जो है उनके साथ नॉन पॉलिटिकल था, कभी भी, तब भी और अभी भी, और वो अभी भी बिल्कुल वैसा है। यानी मुझे अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे जो काम करता हूँ उसमें पूरी मैं वहीं आना चाह रही थी। आर्टिकल्स आपके बारे में पढ़ रही थी तो भाई कि गुजरात के मुख्यमंत्री स्पीड डायल पे उनका नंबर था आपके पास। आज क्या देश के प्रधानमंत्री से आपका वैसा रिश्ता है? क्योंकि बीच में कई इंटरव्यूज ऐसे आए जहां पर मतलब हेडलाइन ही ये बनाई गई कि जफर सरेशवाला ने कहा है कि मोदी ने मेरा इस्तेमाल किया जब उन्हें जरूरत थी, अब मैं वैसा नहीं हूं, अब मोदी के आसपास दूसरे लोग हैं। तो अब एग्जैक्टली आपका रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसा है? जो आप इंटरव्यू जिसका कह रहे हैं ना, वो हेडलाइन है, मैं तो खुद मैंने 10 बार सुना, कहीं पर भी आपने सुना वो इंटरव्यू में मैंने कहीं पर भी नहीं बोला कि उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया या मैं इस्तेमाल हुआ। उसके आधार पे कई प्रिंट आर्टिकल्स भी हैं जहां पर ये है कि मोदी यूज्ड मी, क्या था? हाँ, वो लिखा है when he needed। हाँ, हालांकि वो हेडलाइन पर। अच्छा, मैंने क्या किया, वो जैसे इंटरव्यू की हेडलाइन आई, मैंने इमीडिएटली मोदी साहब को ये इंटरव्यू भेजा और मैंने कहा आप जरा सुनिए, और फिर तो मुझे जवाब आया वहां से। बल्कि उनके बहुत ही जो पूरा संभालते हो, कहते हैं यार कमाल है इस मुल्क में, मतलब जो चीज बोली ही नहीं है वो हेडलाइन डाली, और उस पर से कुछ अखबार वालों ने लिखा। कहीं ना कहीं जब मैं सुन रही थी तो आपकी बातों से ये तो लग रहा था कि रिश्ता था, वो था ज्यादा लग रहा था। तो अब मैं समझना चाह रही हूँ हमारे सब व्यूअर्स के लिए कि आज जफर सरेशवाला का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसा है? बिल्कुल, देखिए यानी अब रिश्ते के लिए कोई जरूरी नहीं है कि मैं रोज वहां जाऊं या मिलूं। वो एक चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जैसे मैं ये तालीम और तरबियत का मैं पूरा जो प्रोग्राम कर रहा हूँ, बात करेंगे। हाँ, हम जो कर रहे हैं, तो वो सरकार, भाई देखिए सरकार है तो सरकार का पूरा सपोर्ट है। जो काम करते हैं हम लोग, जो वर्कशॉप चलाते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की, कैपिटल मार्केट की, एंटरप्रेन्योरशिप की, हर जगह आपने देखा उनके मंत्री आते हैं। आप मुझे बताइए कि मेरे प्रोग्राम में मोदी साहब के कैबिनेट मिनिस्टर अगर मेरा उनसे रिश्ता ना हो तो आएंगे? ये बैंक वाले सपोर्ट करेंगे? और क्योंकि मैं कोई और, मेरा जाति तो ना तब था ना अभी है, तब भी लोगों के ही मसले लेके जाता था मैं, और अब भी मैं लेके जाता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा पहले भी जो ताल्लुक था आज भी वैसा ही है। यानी अगर मुझे जरूरत पड़ी, अल्लाह ना करे, तो मैं सीधा फोन कर सकता हूं और मुझे मालूम है कि 1 घंटे में फोन आ जाएगा। लेकिन कोई